नमस्कार साथियों, मैं विमल शर्मा उड़ान एज बिलासपुर के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपके लिए लगातार नए नए टॉपिक्स के भारतीय इतिहास के आपके लिए एमसीक्यू सीरीज ला रहा हूं। इसके पहले हमने वैदिक सभ्यता, मौर्य काल और आपके 1857 की क्रांति, इन टॉपिक्स पर एमसीक्यू सॉल्व कर लिया है। आज मैं आपके लिए भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण चैप्टर विजयनगर साम्राज्य, अगर आप सीजीपीएससी एग्जाम आपने दिलाया होगा तो आप हमेशा देखते हैं कि विजयनगर साम्राज्य से हमेशा एक प्रश्न बनते हैं। ठीक, तो आज इसके कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे और उम्मीद करता हूं कि आपको इससे बहुत ही फायदा होगा। चांसेस है कि यही सही प्रश्न बने। तो सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी, किसके शासनकाल में हुई थी। तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की बात करें तो यह स्थापना होती है 1336 ईस्वी में। और ये परिणाम किसका था? एक घटना का परिणाम था। उत्तर भारत में, या हम कहें दिल्ली सल्तनत में, दिल्ली में शासन था उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का। मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था। मोहम्मद बिन तुगलक, अगर आपने दिल्ली सल्तनत चैप्टर पढ़ा है तो मोहम्मद मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में आप जानते होंगे कि इसने बहुत सारे ऐसे कार्य किए थे, ऐसे प्रयोग किए थे जिसमें सब में असफल हुआ। तो इसने सांकेतिक मुद्रा का चलाया था, सांकेतिक मुद्रा या प्रतीक मुद्रा बोलते हैं, वो चलाया था। दो आप कर में वृद्धि की थी जिससे बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ था भारतीय किसानों को, भारतीय कृषि को। अर्थव्यवस्था को काफी क्षति पहुंचाई थी इसने बहुत सारे अपने प्रयोगों से। तो इसके अलावा इसने दिल्ली दिल्ली से हटाकर अपनी राजधानी बनाई थी, किसको? देवगिरी, दौलताबाद, महाराष्ट्र में। तो दिल्ली से देवगिरी अपनी राजधानी परिवर्तन भी कौन किया था? मोहम्मद बिन तुगलक। तो हम लोग देखते हैं कि सबसे पहले अलाउद्दीन खिलजी ने विजय अभियान चलाकर दक्षिण के राज्यों पर अपना नियंत्रण स्थापित किया था। और आगे चल के यह तुगलक वंश में मोहम्मद बिन तुगलक के समय तक दक्षिण के राज्य बोल सकते हो, वहां तक उनके नियंत्रण में हुआ करते थे। लेकिन जैसे ही मोहम्मद तुगलक के इन गलत गलत प्रयोगों से, असफल प्रयोगों से जो क्षति होती है दिल्ली सल्तनत को या दिल्ली को, इसका ही परिणाम था कि जब ये देवगिरी से वापस दिल्ली जाता है, दिल्ली दक्षिण से इसका नियंत्रण बोल सकते हो कि कम होने लगता है। इसी मौके का फायदा उठा करके यहाँ पे दो बड़े राज्य उदय होते हैं। कृष्णा नदी आप जानते होंगे महाराष्ट्र से ऐसे निकलता है आपका, और ऊपर में तुंगभद्रा, दो नदियां हैं, तुंगभद्रा और कृष्णा नदी। यहीं पर एक साम्राज्य स्थापित होता है जिसको बोलते हैं विजयनगर दक्षिण में, और यहाँ पे एक साम्राज्य स्थापित होता है बहमनी। तो याद रखना है आपको, मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में एक केवल विजयनगर ही नहीं बना था, विजयनगर के अलावा एक बहमनी साम्राज्य भी बना था। विजयनगर की स्थापना 1336 में हुई थी और बहमनी की स्थापना 1347 ईस्वी में हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हुई थी। और यही कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच में जो क्षेत्र है जिसको कृष्णा तुंगभद्रा दोआब हम कहते हैं, इसी क्षेत्र को लेकर लगातार इनके 200 साल तक संघर्ष चले। और अंत में एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध, जिसमें बहमनी राज्यों के संघ ने मिल करके विजयनगर साम्राज्य को समाप्त कर दिया। तो याद रखना है आपको कि विजयनगर 1336 में स्थापित हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। तो विजयनगर साम्राज्य में चार वंश होते हैं। विजयनगर साम्राज्य का संस्थापक है हरिहर और बुक्का, दो भाई, और ये इनके वंश का नाम था संगम वंश। तो प्रथम वंश था संगम वंश। मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पर डिस्क्राइब कर देता हूं। तो विजयनगर साम्राज्य में आपको याद रखना है चार वंश होते हैं। सबसे पहला वंश होता है संगम वंश, फिर आता है सालू, फिर होता है तुलु वंश, उसके बाद आता है आरविडु या अराविडु वंश। ये चार वंश हम देखते हैं विजयनगर साम्राज्य में। संगम वंश, संगम सबसे पहला वंश है। इसकी स्थापना की थी हरिहर और बुक्का नाम के दो भाइयों ने। हरिहर और बुक्का, यही वो दो व्यक्ति थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। इनके पिता का नाम बंधु संगम था, इसी के नाम से वह संगम वंश कहलाता है। संगम के बाद सालू आया, इसके संस्थापक हैं, ये हम लोग संस्थापक लिख रहे हैं, यह भी आपको पूछ सकता है। इसकी स्थापना की थी सालू नरसिंह ने। तुलु वंश की स्थापना की थी वीर नरसिंह ने। और आरुडु वंश का संस्थापक है तिरुमल। आप एक राजा के बारे में तो सुने ही होंगे, कृष्णदेवराय। विजयनगर साम्राज्य का सबसे महानतम शासक है कृष्णदेवराय। वो किस वंश का था? ये तुलु वंश का था, याद रखिएगा, आपको पूछ सकता है। इसी वंश में आगे चल के कृष्णदेवराय एक महाशासक आता है। तो ये चार शासक हैं, ये चार उसके संस्थापक, चार वंश हैं और चार संस्थापक हैं। तो प्रश्न में हमको क्या पूछा था?
हमको शासक पूछा, यहाँ पे संस्थापक ने पूछा है। तो सबसे पहले शासक तरफ से हम लोग देखते हैं वीर नरसिंह। वीर नरसिंह संस्थापक किसका था, आपको पीछे मैंने बताया है। वीर नरसिंह ने स्थापना की थी तुलु वंश का, ये तुलु वंश का शासक है। इम्माड़ी नरसिंह किसका शासक है, तो ये सालू वंश का शासक है। सालू वंश में केवल दो ही शासक होते हैं, संस्थापक आपको बताया सालू नरसिंह, दूसरा शासक है इम्माड़ी नरसिंह। संगम वंश में हरिहर आते हैं, बुक्का आते हैं, ठीक, हरिहर द्वितीय, बुक्का द्वितीय, विरूपाक्ष प्रथम, विरूपाक्ष द्वितीय, देवराय प्रथम, देवराय द्वितीय। संगम वंश का शासक है, याद रखिएगा, देवराय प्रथम। और अराविडू, अराविडू की बात करें तो आपको अभी पीछे बताया मैं, संस्थापक है आपके ये। तो क्या होना चाहिए, हमने अभी देखा, ए का 3 आ रहा है, एकमात्र ऑप्शन हमको दिख रहा है, बी का 2 आएगा, सी का 1, डी का 4। तो ये आपके ऑप्शन है। तो यहाँ शासकों को पूछा था, तो हमको सभी वंशों के नाम पता होना चाहिए क्रम अनुसार, और उनके कौन कौन से शासक हुए, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज्यादातर ऐसे बेसिक प्रश्नों को ही पूछ रहा है कि कौन कौन से वंश हुए, उनको क्रम से जमाइए, कौन कौन से शासक हुए, उनके संस्थापक कौन है, उनके अंतिम शासक कौन है, ऐसे प्रश्न आपको सीधे सीधे आ सकते हैं। अगले प्रश्न पर आते हैं, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। यह प्रश्न आपको सीजीपीएससी में भी पूछ चुका है कि एक महान साम्राज्य विजयनगर साम्राज्य हुआ करता था, इसके खंडहर, इसके अवशेष कहाँ पाए जाते हैं। तो ये पाया जाता है कर्नाटक में स्थित एक बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल है हम्पी। ये यूनेस्को के द्वारा विश्व विरासत स्थल या वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित भी किया गया है, याद रखिएगा। कर्नाटक के हम्पी जो क्षेत्र है, यहीं पे हुआ करता था विजयनगर साम्राज्य की राजधानी, यही वो केंद्र था जहां पे आज भी इसके खंडहर पाए जाते हैं। अगले प्रश्न पे आते हैं, बाबर के आक्रमण के समय विजयनगर साम्राज्य का शासक कौन था। तो बाबर, बाबर मतलब मुगल साम्राज्य का संस्थापक। इसने आक्रमण किया था कब, तो आप जानते होंगे 1526 में। 1526 ने बाबर ने भारत पर आक्रमण किया और फिर भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना की, मुगल साम्राज्य की स्थापना की, मुगल सल्तनत का संस्थापक है ये। तो 1526 में जब बाबर ने आक्रमण किया, उस समय विजयनगर साम्राज्य का शासक था सबसे महान शासक कृष्णदेवराय। तो किसी भी तरीके से आपसे पूछ सकता है कि कौन सा विजयनगर का कौन सा शासक बाबर का समकालीन था, या आपको पूछ सकता है बाबर, बाबर की आप आत्मकथा जानते होंगे, इसने लिखी है तुजुके बाबरी, बहुत इंपॉर्टेंट आत्मकथा है ये, मतलब इसने स्वयं अपने बारे में ऑटोबायोग्राफी लिखा था, आत्मकथा है ये। बाद में इसका फारसी में अनुवाद भी किया गया बाबरनामा नाम से, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी मूल रूप से, बहुत इंपॉर्टेंट। हम लोग पढ़ते हैं सल्तनत मुगल इन सब की जो राजकीय भाषा हुआ करती थी वो फारसी हुआ करती थी, अधिकांश साहित्य आपको फारसी मिलेंगे, लेकिन बाबर की जो आत्मकथा बाबर ने लिखी थी तुजुके बाबरी, ये तुर्की भाषा में लिखी गई थी। बाद में इसका बाबरनामा के नाम से, बाद में इसका बाबरनामा के नाम से फारसी में अनुवाद किया। तो एक ही पुस्तक है, बस भाषा अलग है, ठीक। तो बाबर ने तो वर्णन भी किया है कि बाबर के आक्रमण के समय भारत में कौन कौन शासक थे। बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुके बाबरी में 7 रियासतों का वर्णन किया, 7 राज्यों का वर्णन किया है। बताया कि बाबर ने लिखा है कि भारत में 5 मुस्लिम रियासतें हैं और 2 काफिर रियासत, काफिर मतलब हिंदू। एक तो उसने नाम लिया था मेवाड़ के राणा सांगा का, हम लोग पढ़ते भी है, बाबर का युद्ध भी हुआ था, खानवा का युद्ध राणा सांगा जी के साथ। वैसे ही आपके बाबर ने उल्लेख किया है कृष्णदेवराय का कि विजयनगर का महानतम शासक है कृष्णदेवराय, और काफी तारीफ की है कि कृष्णदेवराय भारत का सबसे शक्तिशाली शासक है। तो कभी भी पूछे कि कृष्णदेवराय किसके समकालीन थे या बाबर किसके समकालीन था, तो दोनों एक ही समय के थे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न, विजयनगर की राजधानी हम्पी किस नदी के तट पर है। ठीक, तो अभी हमने डिस्कस किया था कि कृष्णा तुंगभद्रा 2 नदियों के समीप है आपका, दोनों नदियों के बीच में एक तरफ बहमनी राज्य की स्थापना हुई थी विजयनगर, लेकिन याद रखिएगा हम्पी कहां पर है, तो ये तुंगभद्रा के किनारे है। बहुत अच्छा प्रश्न आपको बन सकता है, और आगे चल के कृष्णा तुंगभद्रा को लेकर के ही विजयनगर और बहमनी के आपस में लगातार संघर्ष चले हैं। अगला, कृष्णदेवराय के दरबार में अष्टदिग्गज कौन थे। तो कृष्णदेवराय विजयनगर का महानतम शासक, इसके बारे में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, यह स्वयं ही तेलुगु भाषा का कवि था या विद्वान था बोल सकते हो, एक ये कवियों विद्वानों को संरक्षण भी देता था। इसके दरबार में 8 प्रसिद्ध कवि थे जिन्हें कहा जाता था अष्टदिग्गज। तो आपको पूछा अष्टदिग्गज कौन थे, तो 8 तेलुगु कवि थे, 8 तेलुगु भाषा के विद्वान थे, ठीक, जिन्हें अष्टदिग्गज कहा जाता था।
कृष्णदेवराय खुद भी एक प्रसिद्ध कवि था, विद्वान था। इसकी रचना याद रखना है। कृष्णदेवराय ने एक तेलुगु भाषा में एक रचना लिखी है जिसका नाम है आमुक्तमाल्यदा। बहुत इंपॉर्टेंट। तो कृष्णदेवराय जाना जाता है तेलुगु भाषा को संरक्षण देने के लिए। स्वयं भी वो तेलुगु भाषा के एक प्रसिद्ध विद्वान था। इसने लिखा है आमुक्तमाल्यदा। इसके अलावा इसने तेलुगु विद्वानों को, तेलुगु कवियों को संरक्षण दिया था। इसके दरबार में 8 प्रसिद्ध तेलुगु कवि रहते थे जिन्हें कहा गया अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज, ठीक, याद रखिएगा, 8 प्रमुख तेलुगु कवियों को कहा जाता था। तो कृष्णदेवराय की रचना भी आपको याद रखना है, आमुक्तमाल्यदा तेलुगु भाषा में। इसके अलावा एक और इसने रचना लिखी थी, एक पुस्तक इसने और लिखी है, जाम्बवती कल्याणम। ये संस्कृत में है, ये संस्कृत में लिखा है इसने। तो याद रखिएगा, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, तेलुगु साहित्य का स्वर्णकाल, तेलुगु साहित्य का क्लासिक युग तो कृष्णदेवराय के काल को कहा जाता है। अगले प्रश्न पे आते हैं। कृष्णदेवराय के संबंध में सही नहीं है, यह संगम वंश का शासक था। इसने आमुक्तमाल्यदा नाम की तेलुगु साहित्य की रचना की थी। हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर का निर्माण कराया। इसे यमराज स्थापनाचार्य आंध्र भोज, आंध्र पितामह की उपाधि प्राप्त थी। ठीक, तो ये उपाधि भी याद रखें, कृष्णदेवराय की उपाधि थी यमराज स्थापनाचार्य। इसने एक युद्ध में बहमनी राजा की मदद की थी उसको साम्राज्य की स्थापना करने में, इसलिए उपाधि धारण किया था। आंध्र भोज, आंध्र पितामह, अभिनव भोज, ये सब इसकी उपाधि है। हजारा मंदिर, विठल स्वामी मंदिर, ये सब इसने बनवाए थे। इसके अलावा इसने नागलपुर, नागलपुर नाम का एक नगर भी बसाया था। अभी हमने पढ़ा एक प्रसिद्ध तेलुगु साहित्य की रचना की है आमुक्तमाल्यदा, ठीक, लेकिन गलत कौन सा है? ये पहला कथन। यह संगम वंश का शासक नहीं है, यह तुलु वंश का शासक है। बहुत इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, सीधे सीधे क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो ऐसे कथनों में भी आपको पढ़ना है थोड़ा डिटेल में आपको यहाँ पे। अगले प्रश्न पे आते हैं। अष्टदिग्गज में सबसे प्रमुख कवि अल्लसानी पेद्दना किस प्रसिद्ध तेलुगु साहित्य की रचना की थी? तो अभी हमने बात किया कृष्णदेवराय, ये खुद भी तेलुगु भाषा का एक प्रसिद्ध विद्वान था, प्रसिद्ध कवि था। इसके दरबार में रहते थे अष्टदिग्गज। अष्टदिग्गज कौन थे? ये 8 तेलुगु भाषा के कवि। और इसमें सबसे प्रमुख था, सबसे प्रमुख था, याद रखिएगा, 8 कवियों में पेद्दन या पेदन्ना बोल सकते हो, पेदना, अल्लसानी पेदन्ना 8 तेलुगु कवियों में सबसे प्रमुख था। इसको उपाधि भी दी गई है। इसको तो आंध्र कवि, आंध्र कवि पितामह भी कहा गया है। आंध्र कवि पितामह या तेलुगु कवि पितामह, ये सब की उपाधि भी दी गई है। तो कृष्णदेवराय के दरबार में प्रसिद्ध 8 तेलुगु विद्वान रहते थे जिन्हें अष्टदिग्गज कहा गया। इन सब में प्रमुख था अल्लसानी पेद्दन, ठीक। और इसकी रचना पूछा है आपको, तो हमने देखा है कि आमुक्तमाल्यदा ये किसकी रचना है? तो ये कृष्णदेवराय की रचना है। ये तो कृष्णदेवराय की रचना थी, अभी हमने देखा। फिर मैंने आपको बताया कि जामवती कल्याणम भी इसी की रचना है, कृष्णदेवराय की रचना है। ये तेलुगु में थी, ये संस्कृत में है। पांडुरंग महात्म्य, ये एक अच्छा प्रश्न बन सकता है, ये कौन थे? तो तेनाली रामकृष्णन। अष्टदिग्गज में एक और कवि थे जिनका नाम था तेनाली रामकृष्णन। इन्होंने लिखा था पांडुरंग महात्म्य। बहुत इंपॉर्टेंट है। मनुचरितम एक प्रसिद्ध तेलुगु साहित्य है जिसका रचना किया था अल्लसानी पेदन ने। तो याद रखिए, सीधे सीधे पूछ सकता है क्योंकि 8 कवि में सबसे प्रमुख है पेदन और इनको तेलुगु कविता का, आंध्र कविता का पितामह कहा जाता है, ठीक। 8 दिग्गज जो सबसे बड़े 8 कवि थे उसमें सबसे प्रमुख थे पेदन। तो इनकी रचना है मनुचरितम। और याद रखिएगा कृष्णदेवराय की 2 रचना। अगले प्रश्न पे फिर हम आते हैं। विजयनगर साम्राज्य में अमरम शब्द का क्या अर्थ था? तो विजयनगर साम्राज्य के हम प्रशासन की बात करें तो अगर आपने पढ़ा होगा दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत में अगर आपने पढ़ा होगा, वहां हम लोग पढ़ते हैं इक्ता व्यवस्था। इक्ता का मतलब होता है भूमि। सैनिकों अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को उनके कार्य के बदले में क्या दिया जाता था? भूमि दी जाती थी वेतन के रूप में। इसी भूमि को कहा गया इक्ता और इसी व्यवस्था को बोल दिया गया इक्तेदारी व्यवस्था या इक्ता व्यवस्था। बस यहीं पे विजयनगर साम्राज्य में भी, विजयनगर साम्राज्य में भी सैनिक लोगों को, सैनिक अधिकारियों को या सैनिक प्रमुखों को बोल सकते हो, इनको कहा जाता था नायक, पोलीगार, इन सब नाम से जाना जाता था। नायक, पोलीगार, ये सब कहा जाता था। और इनको वेतन के रूप में अमरम नाम की एक भूमि दी जाती थी। तो जैसे दिल्ली सल्तनत में
जैसे दिल्ली सल्तनत में एकता व्यवस्था थी, सेम वैसे ही आपका विजयनगर साम्राज्य में अमरम दिया जाता था। अमरम मतलब भूमि, याद रखिएगा, जमीन। तो जिन नायकों को, जिन अधिकारियों को अमरम मिलती थी, उन्हें अमर नायक भी कहा जाता था। ठीक, तो किसको दी जा रही है अमरम? तो अमरम मतलब है सैनिकों का अनुदान, सैनिकों को दी जाने वाली भूमि बोल सकते हो, वेतन के रूप में। ठीक, तो याद रखिएगा। बाकी तो और कुछ इसमें से ऑप्शन देके आप बता सकते हो, तो सैनिकों को। तो याद रखिएगा, इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं? इस व्यवस्था को बोलते हैं न्यायालंकार व्यवस्था, न्यायालंकार व्यवस्था। तो विजयनगर साम्राज्य में सैनिक प्रशासन व्यवस्था या सैन्य प्रशासनिक व्यवस्था को कहा जाता है न्यायालंकार व्यवस्था। इसमें जो सैनिक थे, जिन्हें नायक कहा गया, पोलीगार कहा गया, इनको वेतन के रूप में एक भूमि अनुदान दी जाती थी, जिन्हें कहा जाता था, भूमि का नाम था अमरम। ठीक, तो याद रखिएगा, अमरम मतलब भूमि है। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन के लिए 12 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाता था, जिसे कहा जाता था। तो जब भी आप दक्षिण भारत के बारे में अगर आप पढ़ेंगे, दक्षिण भारत में जैसे कि हम लोग बात करते हैं पल्लव वंश के बारे में, पल्लव के बाद हम लोग बात करें चोल वंश के बारे में, और चोल के बाद फिर विजयनगर के बारे में, इन सब की प्रमुख व्यवस्था थी ग्रामीण प्रशासन। दक्षिण भारत के वंशों ने ग्रामीण प्रशासन पर बहुत ही अच्छा ध्यान दिया था, इनकी प्रमुख विशेषता भी रही है ग्रामीण प्रशासन। तो विजयनगर काल में ग्रामीण प्रशासन जो होता था, इसे कहा जाता था अयंगार व्यवस्था, अयंगार व्यवस्था। क्या था ये? तो ग्रामीण प्रशासन के लिए, ग्रामीण प्रशासन के लिए हर गांव में 12 अधिकारी, 12 व्यक्तियों को या 12 अधिकारियों को नियुक्त किया जाता था, और सब अलग अलग विभाग को देखते थे। तो याद रखिएगा, विजयनगर प्रशासन में ग्रामीण प्रशासन हर एक ग्राम में 12 अधिकारियों के द्वारा होता था, जिन्हें अयंगार कहा जाता था। या सीधे सीधे आपको पूछ सकते हैं कि विजयनगर काल की ग्रामीण प्रशासनिक व्यवस्था को क्या कहा जाता है? तो अयंगार व्यवस्था। तो इन अधिकारियों को कहा जाता था अयंगार। अगले प्रश्न में, विजयनगर साम्राज्य किस क्रम में विभाजित था? तो ये आपको पूछा है इसके क्रम को। तो देखिए, सबसे पहले तो बात करें हम लोग विजयनगर साम्राज्य। तो हम लोग देखते हैं कि जैसे कोई भी साम्राज्य छोटे छोटे प्रांतों में बटा होता है, तो विजयनगर साम्राज्य प्रांतों में बटा था, इस प्रांत को बोले मंडलम। मंडलम, तो सबसे पहले तो मंडलम आएगा। ठीक, प्रांतों में बटा था। मंडलम के बाद क्या आएंगे? मंडलम के बाद आएंगे आपके नाडु। आप इसको बोल सकते हो प्रोविंस, प्रांत बोल सकते हो। फिर आता है नाडु का, नाडु, नाडु मतलब जिला। तो देखिए, अगर इतने में आपका प्रश्न बन रहा है क्या? हाँ, अभी देखो दो ऑप्शन आपको सेम लिख रहा है, तो सीधे से मतलब है आपको ग्राम सबसे छोटी इकाई होती है, तो बीच में आपका आएगा स्थल और फिर ग्राम। ठीक, तो ये आपका ऑप्शन सही है। मंडलम प्रांत हो गए, नाडु जिले हो गए, फिर स्थल आप बोल सकते हो, स्थल आप बोल सकते हो गांवों का समूह, या इसको एक जैसे आजकल तहसील होता है, ब्लॉक होता है, वैसा उप जिला भी आप इसको बोल सकते हो, उप जिला। ठीक, और ये ग्राम, बीच में और भी इकाई थी, ग्राम के कुछ गांवों के समूह को मेला ग्राम भी कहा जाता था। और ग्राम के लिए उर शब्द का प्रयोग किया गया है, ये भी याद रखिएगा। गांव के लिए उर शब्द का प्रयोग किया गया है विजयनगर प्रशासन में। तो विजयनगर साम्राज्य प्रांतों में बटा था, जिसे मंडलम कहते थे। फिर मंडलम नाडु में, जिले में बटे होते थे। नाडु बटा होता था स्थल में, स्थल बटे होते थे ग्राम में। तो यह इनका प्रशासनिक विभाजन। अगले प्रश्न पे हम आते हैं। तालीकोटा युद्ध के समय विजयनगर साम्राज्य की वास्तविक सत्ता किसके हाथ में थी? तो विजयनगर साम्राज्य का अंत किससे द्वारा हुआ? तो प्रसिद्ध युद्ध है तालीकोटा का युद्ध 1565। बहुत इंपॉर्टेंट टाइम याद रखिएगा, 1565 में एक ऐतिहासिक युद्ध होता है तालीकोटा का युद्ध। और इतने महान साम्राज्य, इतने महान साम्राज्य जिसकी बहुत सारे विदेशी यात्रियों ने तारीफ की है, बाबर ने खुद तारीफ की है अपनी आत्मकथा में, ऐसा महान साम्राज्य का अंत होता है इस युद्ध के द्वारा। तो एक बहुत ही भयंकर युद्ध था। तो एक तरफ थे यहाँ पे आपके विजयनगर साम्राज्य, और दूसरी तरफ थे बहमनी। 200 सालों से लगभग ये आपस में, जब से इनकी स्थापना हुई थी 1336 हम पढ़ते हैं, विजयनगर 1347 पढ़ते हैं, बहमनी, तब से ये लगातार संघर्ष करते आ रहे थे। और अंत होता है इस संघर्ष का इस युद्ध के द्वारा। और इस युद्ध में परिणाम क्या होता है? विजयनगर साम्राज्य का पतन हो जाता है। तो देखो था क्या, विजयनगर जब इस युद्ध के समय में यहाँ शासक था तुलु वंश का, तुलु वंश का शासक यहाँ पे हुआ करता था सदाशिव राय, ये शासक था। लेकिन यहाँ पे पूछा है वास्तविक शक्तियां किसके हाथ में थी? तो वो थी आपके राम राय। युद्ध में नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय। यहाँ पे हमको राम राय पूछा। ठीक, तो दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा।
तालीकोटा के युद्ध के समय शासक कौन था? तो उस समय तुलु वंश के सदाशिवराय का शासन था। लेकिन वास्तविक शक्ति किसके हाथ में थी? तो राम राय। या तालीकोटा के युद्ध में विजयनगर के साम्राज्य की तरफ से नेतृत्व कौन कर रहा था? तो राम राय। और बहमनी में, जब हम लोग बहमनी के बारे में क्लास में पढ़ते हैं, बताता हूं मैं कि बहमनी 5 भागों में बढ़ गया था। पहले तो बहमनी एक साम्राज्य हुआ करता था, लेकिन आगे चल के बहमनी 5 राज्यों में बढ़ गया। अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार, गोलकुंडा, ऐसे 5 भागों में बढ़ गया। तो यहाँ पे बरार को छोड़कर अहमदनगर, बीजापुर, बीदर और गोलकुंडा, ये 4 लोगों ने मिलकर एक संघ बनाया। लगातार विजयनगर और बहमनी राज्यों के आपस में संघर्ष होते रहते थे, लेकिन अंत में एक ऐसी स्थिति आई कि बहमनी राज्य, जो 5 राज्य हुआ करते थे, इसमें एक और था बरार, याद रखना है कि युद्ध में शामिल नहीं हुआ, युद्ध में शामिल नहीं हुआ। ठीक, तो आगे चल के बहमनी साम्राज्य 5 राज्यों में बढ़ जाता है, अहमदनगर, बीजापुर, बीदर, बरार और गोकुंडा। ठीक, तो विजयनगर और बहमनी के बीच जो तालीकोटा का युद्ध हुआ था, इसमें 4 लोग शामिल थे आपके। बहमनी राज्य के 4 राज्यों ने एक संघ मिला और चारों ने मिलकर आक्रमण किया था, खत्म किया था विजयनगर साम्राज्य को, आप बोल सकते हो। इसमें कौन शामिल नहीं था? भी अच्छा प्रश्न बन सकता है, तो बरार। ठीक, तो तालीकोटा युद्ध में विजयनगर साम्राज्य की जो युद्ध होता है, इसमें बहमनी राज्य में कौन शामिल नहीं था? तो बरार भी याद रखेगा। तो ये 4 एक तरफ थे अकेला विजयनगर। इस समय शासक था सदाशिवराय, लेकिन वास्तविक शक्ति थी राम राय। और यही वो युद्ध था जिसके चलते एक महासाम्राज्य का अंत हो जाता है। तो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण, एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है तालीकोटा का युद्ध। ठीक, तो अंतिम प्रश्न पर हम आते हैं। यहाँ पे आपको विदेशी यात्री, मैं हमेशा क्लास में बोलता हूँ कि विजयनगर साम्राज्य के विदेशी यात्री बहुत इंपॉर्टेंट है, और इस बार के प्री में भी आपको देखने मिला था। आपको पूछा था शायद इस बार, अब्दुल रजाक। अब्दुल रजाक किस शासक के शासन काल में आया था? तो विदेशी यात्रियों पे फिर हम बात करेंगे। तो सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको शासक के बारे में भी बता देता हूं, कौन कौन से विदेशी यात्री आपको याद रखना है। तो विजयनगर साम्राज्य में सबसे पहले यात्रा करने वाला शासक कौन था? तो वो था निकोल कॉन्टी। निकोल कॉन्टी, ये कहां से था? इटली था, इटली से। इसने देवराय प्रथम के समय में के समय में भारत की यात्रा की थी, विजयनगर साम्राज्य की यात्रा की थी। फिर आपको याद रहे अब्दुल रजाक, ये था ईरान से, ईरान या फारस। इसने देवराय द्वितीय के समय यात्रा की थी। फिर आपको 2 विदेशी यात्री याद रखने हैं। एक नाम है डोमिंगो पेस, पेस या इसी को पायस बोलते हैं, हिंदी में थोड़ा अलग अलग नाम आपको मिलता है। इसके अलावा बारबोसा, बारबोसा, ये दोनों पुर्तगाली थे, ये दोनों थे आपके पुर्तगाली। और पुर्तगालियों का भारत में आगमन प्रारंभ हो चुका था, और इनके अच्छे संबंध थे किससे? कृष्णदेवराय से, जो महानतम शासक हमने अभी इनके बारे में चर्चा की थी। कृष्णदेवराय के समय 2 पुर्तगाली यात्री आए थे, डोमिंगो पेस या पायस और बारबोसा। वैसे ही आपको याद रखें नूनीज, नूनीज यह भी पुर्तगाली था, और इसने यात्रा की थी अच्युत देवराय। कृष्णदेवराय के बाद जो विजयनगर के शासक थे वो थे अच्युत देवराय, इसके शासनकाल में। तो इतने 4 महत्वपूर्ण विदेशी यात्री हैं, और ये उनके शासक हैं कि किसके शासनकाल में आए थे। पीछे हम क्वेश्चन में क्या लिखा है, आपको जगह पूछा है। तो निकोल कॉन्टी इटली से था, अब्दुल रजाक फारस से, डोमिंगो पेस और बारबोसा पुर्तगाली थे, नूनीज जो है पुर्तगाली था। यहाँ पे हमको प्रश्न में ही पूछा है। तो देखो, अभी हमने डिस्कस किया था बारबोसा, मैं बताया आपको पुर्तगाली था। ठीक, आप यहाँ पे लिख सकते हो कि एक का 4 है आपका, एक का 4 हो गया। डोमिंगो पेस, बारबोसा दोनों पुर्तगाली थे, कृष्णदेवराय के समय में आए थे। निकोल कॉन्टी आपको बताया था इटली था, नंबर 2। ठीक, अब्दुल रजाक कहां से था? आपको बता ईरान, या इसे बोल सकते हो फारस, ईरान, मध्य एशिया, फारस, तो ये नंबर 1 हो गया। ठीक, निकितिन कहां से था? तो ये रूस, रूस से था। अच्छा, निकितिन, निकितिन विजयनगर साम्राज्य में यात्रा नहीं किया था, वो बहमनी साम्राज्य में यात्रा किया था। अगर आपको बता दूं क्वेश्चन, इसको भी नोट कर लेते हैं आप। निकितिन, निकितन या निकितिन, ये रूसी था। और जो जो मैं आपको बताया, ऐसे टॉपिक को ही आपको पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर आपका। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए धन्यवाद।